बड़े भाई ने नई गाड़ी खरीद ली मगर मेरे इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। मैंने सर्दी से बचने के लिए अपना पुराना स्वेटर पहना जो अब छोटा पड़ चुका था। इसी स्वेटर की जेब से दो चाबियां और एक पता मिला। मैं इस पते पर पहुंचा तो एक छोटा सा मकान था जो अब्बा ने मरने से पहले मेरे नाम खरीदा था। एक चाबी उस मकान की थी। जब भाई को मालूम हुआ तो उसने मुझे फ़ौरन घर से निकाल दिया और कहा कि अब वहीं जाकर रहो। मैंने सामान रखने के लिए जैसे ही दूसरी चाबी से अलमारी का ताला खोला, मेरी आंखें हैरत से फट पड़ीं। हमेशा अब तक उसने यही बात सुनी थी कि वक्त इंसान को बहुत से रंग दिखाता है। अपनों के असल चेहरे मुश्किल वक्त में सामने आते हैं। मेरा अपना भाई जो मुझ पर जान देता था, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वही अबू के बाद मेरे साथ अजनबियों जैसा सलूक करेगा। इस बात के बारे में तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अबू का इस दुनिया में आखिरी दिन था। उस वक्त मैं कॉलेज में था। मेरे टेस्ट हो रहे थे। इर्द गिर्द का होश भुलाकर मैं अपनी पढ़ाई में मगन था। घर आता तो भी किताबें लेकर बैठा रहता। मुझे बार बार ये महसूस होता कि अब्बू मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है जो उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। मगर मैं अपनी पढ़ाई में इस कदर मसरूफ़ था कि चाहने के बावजूद भी अब्बू को वक्त नहीं दे सका। और अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगा तो पता चला कि अब्बू का इंतकाल हो गया। मगर तब बहुत देर हो गई थी। उस वक्त मैं फ़र्स्ट ईयर में था। पहले माँ मुझसे बिछड़ गई और अब अब्बू ने भी हम दोनों भाइयों को अकेला छोड़ दिया था। हम दोनों धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैं रोज़मर्रा के मामूलात कैसे सर अंजाम दे रहा था, ये तो या मैं जानता था या मेरा रब। अबू की वफ़ात के बाद वो पहला महीना किसी अज़ियतनाक खामोशी की नज़र हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर की दीवारें कहकों से गूंजती थी, वहाँ पर एक ऐसी साजिश पिनप रही होगी जो मेरी ज़िंदगी की बुनियादें हिला कर रख देगी। भाई का रवैया पहले दिन से ही मशकूक था। वो अबू के कमरों में घंटों बैठे रहते। मैं बाहर सिहन में बैठा सोचता कि शायद वो अबू की डायरी पढ़ रहे होंगे, शायद उनके कपड़ों से उनकी खुशबू कशीद कर रहे होंगे, या शायद वो तन्हाई में रोना चाहते होंगे। मैं कई बार हिम्मत करके कमरे के पास गया कि उनका हाथ थाम कर कहूँ, भाई मैं अभी ज़िंदा हूँ, हम मिलकर अब्बू का खला पुर करेंगे। लेकिन हर बार अंदर से आती दरवाज़ों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, कागजात के बिखरने की सरसराहट और भाई की किसी चीज़ को जुनूनी हद तक ढूंढने की कैफियत मुझे रोक देती। वो तलाशी सिर्फ अब्बू के कमरे तक महदूद ना रही। एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई ने घर के एक एक कोने को छान मारा। स्टोर रूम की पुरानी पेटियाँ, किचन की ऊपरी अलमारियाँ, यहाँ तक कि छत पर बने हुए छोटे से केबन को भी ना बख्शा गया। मैं जब भी उनसे पूछने की कोशिश करता कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो तीखी नज़रों से मुझे देखते और कहते, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, घर के मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो पढ़ाई भी अब ख्वाब बनती जा रही थी। फिर वो वक्त आया जब घर में एक ऐसी औरत के कदम पड़े जिससे अब्बू को सख्त नफरत थी। भाई ने अपने एक दोस्त की बहन से निकाह कर लिया। वो लड़की जिसके बारे में अब्बू हमेशा कहा करते थे कि इसका लालच और बदजुबानी किसी भी हंसते बसते घर को उजाड़ सकती है। भाई ने अब्बू के इंतकाल के 40 दिन भी पूरे ना होने दिए, उससे ब्याह लाए। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब इस घर में मेरा कोई मकाम नहीं रहा। उस औरत के आते ही भाई का लहजा ही नहीं बल्कि उनकी आंखों की चमक भी बदल गई। अब उनकी नज़रों में मेरे लिए भाई का प्यार नहीं बल्कि एक हरीफ की नफरत झलकती थी। उन्होंने बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के इतने काम पड़े हैं, नौकरों के नखरे अब मैं नहीं उठा सकता। भाई ने एक दिन नाश्ते की मेज़ पर दो टोक अल्फाज में कह दिया। मैं हक्का बक्का रह गया कि वही भाई जो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, आज मुझे एक मुलाजिम की जगह खड़ा कर रहा था। उससे किताबें छीन ली गईं और मेरे हाथ में झाड़ू और बर्तन थमा दिए गए। मैं दिन भर घर के काम करता, इस औरत की चली कटी बातें सुनता और रात को फर्श पर पड़ा अपने नसीब को रोता। इन्हीं दिनों सर्दी की लहर बहुत शदीद हो गई थी। घर के काम काज और ठंडे पानी में हाथ डालने की वजह से मुझे सख्त सर्दी लग गई। एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी हड्डियों में किसी ने बर्फ़ भर दी हो। मैं ठिठा रहा था, दांत बज रहे थे और पूरा जिस्म आग की तरह तपने लगा। अगले दिन तक मेरी हालत गैर हो गई। तेज़ बुखार ने मुझे निढाल कर दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि ये आम बुखार नहीं बल्कि टाइफाइड है, क्योंकि मेरे पेट में भी शदीद मरोड़ उठ रहे थे और सर फटा जा रहा था। मैंने लड़खड़ाते कदमों से भाई के कमरे का रुख किया और दरवाजे पर दस्तक दी। भाई बाहर आए तो उनके चेहरे पर हमदर्दी का एक तस्वर भी नहीं था। मैंने नहीफ आवाज़ में कहा, भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लग रहा है टाइफाइड हो गया है, खुदारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। भाई ने मुझे सर से पाँव तक देखा और नहायत सर्द मोरी से बोले, मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं, तुम थोड़ा आराम करो, खुद ही ठीक हो जाओगे। मैं वहीं दहलीज पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी 2 दिन पहले ही भाई ने चमचमाती हुई नई गाड़ी ली थी जिसकी कीमत लाखों रुपए में थी।
मैं हैरान और परेशान था कि जिस भाई के पास नई गाड़ी खरीदने के लिए लाखों रुपए थे, उसके पास अपने बीमार भाई के इलाज के लिए चंद 100 रुपये नहीं थे। वो गाड़ी जो गिराज में खड़ी अपनी चमक से मेरा मजाक उड़ा रही थी, क्या उसकी कीमत मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा थी? मैंने जब गाड़ी की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहा, तो भाई ने मेरा जुमला अधूरा काट दिया। गाड़ी कारोबार की ज़रूरत है, तुम्हारा इलाज अयाशी है। जाओ अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। बीमारी की इस हालत में जब मैं बमुश्किल सांस दे रहा था, भाई ने एक वकील को घर बुलाया। मुझे भी वहाँ बुलाया गया। मैंने देखा कि वकील वही बातें कर रहा था जो मेरे भाई ने पहले से उसे सिखा रखी थी। भाई ने कागज़ मेरे सामने रखा और फातिहाना अंदाज में बोला, तुम समझते थे कि अबू तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है। देखो ये कागजात। अबू ने अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम नाअहल हो। मैंने कांपते हाथों से वो कागजात देखे। वहाँ अबू के मुबैना दस्तखत मौजूद थे। वकील ने भारी आवाज़ में कहा, जवान, तुम्हारे नाम सिर्फ वो पुराना मकान है जो इस शहर के मज़ाफ़ात में 2 कमरों पर मुश्तमिल है। तुम्हारे वालिद की वसीयत के मुताबिक अब इस बंगले में तुम्हारा कोई कानूनी हक नहीं है। मैं सुन होकर रह गया। वो बंगला जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरी बचपन की यादें वाबस्ता थीं, जहाँ अबू के पौधे आज भी लहलहा रहे थे, वो अब मेरा नहीं रहा था। और मुझे वो बसीदा मकान दिया गया जो बरसों से ताला बंद पड़ा था और जिसकी छतें शायद पहली बारिश की मुंतज़िर थी कि कब गिरें। भाई ने मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझा और कमाल सफाकी से कहा, अब तुम इस घर में मज़ीद बोझ बनकर नहीं रह सकते। अपनी बीमारी का ड्रामा ख़त्म करो और कल तक इस पुराने मकान में मुंतकिल हो जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, मैं तड़पा। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, भाई प्लीज़ मुझे इस हालत में ना निकालें, मैं बहुत बीमार हूँ, बाहर सर्दी है, मैं कहाँ जाऊँगा। मगर उनके दिल पर जैसे पत्थर रखा हुआ था। उस औरत ने भी तंज़िया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा, जैसे वो उस लम्हे की मुंतज़िर थी। मैं सोच रहा था कि क्या ये वही भाई है जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा? क्या ये वही भाई है जिसने अबू के मरने पर सबसे ज़्यादा रोने का नाटक किया था? मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे की जा सकती है? क्या खून के रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि चंद कागज़ के टुकड़ों और एक औरत की बातों में आकर अपनी ही रगों के लहू को फरामोश कर दे? मैं उस वक्त बहुत रोया, बहुत तड़पा, मगर मेरा कोई पुरसाने हाल ना था। रात भर मैं इस तपते बुखार में अपने अब्बू को याद करता रहा। काश मैं उस वक्त पढ़ाई में इतना मगन ना होता। काश मैंने अब्बू की वो बातें सुन ली होती जो उनके सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। शायद वो मुझे इसी साजिश से आगाह करना चाहते थे। अब मेरे सामने गैर यकीनी मुस्तकबिल था और वो 2 कमरों का छोटा सा घर जहाँ मुझे तन्हा ज़िंदगी की जंग लड़नी थी। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा जमूद था जो सिर्फ हद दर्जा दुख के बाद इंसान पर तारी होता है। मैंने सोच लिया था कि मेरा रब मेरा हिसाब ज़रूर करेगा, मगर फ़िलहाल मैंने इस जालिम भाई और उसके घर को हमेशा के लिए खैर बात कहने का कड़वा घोंट भर लिया था। जब मैंने अपने घर की चौखट पार की, तो मेरे पीछे सिर्फ एक लकड़ी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, बल्कि मेरी ज़िंदगी का हर वो सहारा छीन लिया गया था जिस पर मुझे नाज था। वो बंगला जिसकी एक एक ईंट अब्बू ने अपनी मेहनत और हलाल की कमाई से रखी थी, जहाँ मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा सुकून और आफियत में गुजरा था, आज वही घर मेरे लिए अजनबी बन चुका था। मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें चंद कपड़े और अब्बू की कुछ यादगारें थीं, लेकिन मेरा दिल दुखों के इस बोझ से फटा जा रहा था जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। टाइफाइड के बुखार ने मेरे जिस्म के एक एक जोड़ को तोड़ कर रख दिया था। हड्डियाँ चटक रही थीं और सर में ऐसा दर्द था जैसे कोई भारी हथौड़े बरसा रहा हो। सर्दी की वो लहर जो उस रात चली थी, वो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि मेरी रूह तक को मुंजमद कर रही थी। भाई के वो अल्फाज, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं, तुम इस घर के वारिस नहीं हो, मेरे कानों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। वही भाई जिसे मैंने हमेशा अपना बड़ा समझा, जिसकी एक पुकार पर मैं अपनी जान देने को तैयार रहता था, आज वही शख्स मुझे इस हालत में सड़क पर ला खड़ा कर चुका था कि मेरे पास सर छुपाने की कोई छत ना थी। मैं जब इस पुराने मोहल्ले की तंग और तारीक गलियों में पहुंचा, जहां वो 2 कमरों का पुराना मकान वाक़ था, तो वहां की वहशतनाक खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। यह मकान बरसों से बंद पड़ा था। अब्बू के भाई यानी मेरे ताया का ये घर अब महज एक खंडर बन चुका था। दीवारों से प्लस्टर झड़ रहा था और छत में जगह जगह दरारें थी। मैंने जब लरसते हाथों से जंग आलू ताला खोला, तो अंदर से आने वाली गर्दो गुबार और नमी की बो ने मेरे दम घोट दिया। वहाँ न बिजली थी, न पीने का साफ़ पानी और ना ही कोई बिस्तर। मैं वहीं ठंडे फर्श पर अपनी पुरानी चादर बिछा कर लेट गया और अपने नसीब को रोने लगा। इस तन्हाई और बीमारी के आलम में मेरा जहन माजी के धंधलकों में भटकने लगा। वो सच जो मुझे अब पता चला था, वो कितना हौलनाक था। मेरे अब्बू जो शराफत और हमदर्दी की मिसाल थे, उनका एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम आसिम था। आसिम और अब्बू की दोस्ती की मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी। जब एक हादसे में आसिम और उसकी अहलिया इंतकाल कर गया, तो उनका छोटा बेटा, जिसे मैं अपना बड़ा भाई समझता रहा, बिल्कुल अकेला रह गया। अब्बू का दिल इस यतीम बच्चे के लिए तड़प रहा था।
उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे बल्कि अपनी औलाद की तरह पालेंगे। अबू ने उसे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, और कभी भी मुझे या उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि हम सगे भाई नहीं हैं। हम एक ही दस्तरखान पर खाते, एक ही स्कूल में पढ़ते और एक ही जैसे कपड़े पहनते थे, मगर फितरत कभी नहीं बदलती। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी हिवस और लालच ने जन्म लेना शुरू किया। वो अबू की दौलत और जायदाद पर नज़र जमाए बैठा था। जब वो इस औरत के इश्क में गिरफ्तार हुआ जिसे अबू सख्त नापसंद करते थे, तो उसके अंदर छुपा हुआ वो हैवान पूरी तरह बेदार हो गया जो बरसों से शराफत का लिबादा ओढ़े बैठा था। उसने भाभी के साथ मिलकर अब्बू को ज़हनी अजियत देना शुरू की। अब्बू को जब उसकी हकीकत का पता चला तो वो टूट कर रह गए। उनका वो मोहसिन रूप जो उन्होंने बरसों निभाया था, इस गद्दार ने एक पल में फरामोश कर दिया। अबू ने मुझे कई बार इशारों में समझाने की कोशिश की, मगर मैं अपनी पढ़ाई और मासूमियत में ये समझ ही ना सका कि मेरे घर की दीवारों में गद्दारी की दीमक लग चुकी है। रात की तारीकी में जब बुखार ने शिद्दत पकड़ी तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैं तड़प रहा था, मगर मेरा हाथ थामने वाला कोई न था। सुबह जब सूरज की एक हल्की सी किरण टूटी हुई खिड़की से अंदर आई, तो मेरी नज़र एक कोने में पड़ी लकड़ी की एक बुसीदा अलमारी पर पड़ी। मैंने हिम्मत जमा की और लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अलमारी खोली तो अंदर अब्बू के कुछ पुराने कपड़े लटके हुए थे। मेरी नज़र एक गहरे भूरे रंग के ऊनी स्वेटर पर पड़ी। ये वही स्वेटर था जो मैं बचपन में ज़िद करके अब्बू से पहन लेता था, और बाद में ये मेरा पसंदीदा लिबास बन गया था। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मैंने वो स्वेटर निकाल लिया। जैसे ही मैंने उसे पहना, मुझे यूं लगा जैसे अब्बू ने खुद मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो। इस स्वेटर की गर्माइश में अब्बू की वो मखसूस खुशबू अभी तक बाकी थी जो मुझे सुकून बख्श रही थी। अचानक मेरा हाथ स्वेटर की अंदरूनी जेब में गया। वहाँ मुझे कुछ सख्त कागज़ और एक धाती चीज़ महसूस हुई। मैंने निकाला तो वो एक छोटी सी चिट थी जिसके साथ एक पीतल की पुरानी सी चाबी बंधी हुई थी। चिट पर अबू की वही मानूस तहरीर थी जो मैं हज़ारों में पहचान सकता था। इस पर लिखा था, ज़ाफ़रान बेटा, अगर आज तुम इस तहरीर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरा डर सच साबित हुआ और तुम्हें इस घर तक पहुंचा दिया गया। बेटा, हिम्मत ना हारना। इस मकान के स्टोर रूम में काली अलमारी है जो बज़ाहिर तो टूट चुकी है और कबाड़ नज़र आती है। ये चाबी उसी की है। उसे खोलो, तुम्हारा हक वहीं तुम्हारा मुंतज़िर है। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए महफूज कर दिया था। ये पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसुओं का बन टूट गया। अब्बू मर कर भी मेरी फ़िक्र कर रहे थे, जबकि वो शख्स जिससे मैंने अपना खून समझा था वो मरने के लिए सड़क पर छोड़ आया था। मैंने फ़ौरन उस अलमारी की तलाश शुरू की। स्टोर रूम मकड़ी के जालों और पुराने टूटे फूटे फर्नीचर से भरा हुआ था। वहाँ पर एक कोने में वो काली अलमारी मौजूद थी जिसका एक पार्ट लटक रहा था। मैंने लहसते हाथों से चाबी लगाई। ताला जंग आलूद था, मगर एक झटके से खुल गया। अलमारी के अंदर एक मखमल का बक्स रखा हुआ था। मैंने उसे खोला तो अंदर जायदाद के असली कागजात, कुछ सोना और एक मोटी सी डायरी रखी हुई थी। मैंने डायरी खोली तो पहला ही सफ़ा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब्बू ने लिखा था कि भाई ने जो कागजात मुझे दिखाए थे वो सरासर जेली थे। भाई ने वकीलों को रिश्वत देकर और अब्बू के होश में ना होने का फ़ायदा उठाकर उनके जेली दस्तखत करवाए थे। डायरी में अब्बू ने एक एक वाक़े की तफसील लिखी थी। उन्होंने लिखा कि कैसे भाई उन्हें ऐसी अद्वियात दे रहा था जो उनके असाब को कमज़ोर करी थी। अब्बू को शक था कि उनकी मौत कुदरती नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने खामोशी से शहर के सबसे बड़े वकील से रुजू किया और अपनी तमाम जायदाद, ये बंगला, शहर की दुकानें और तमाम ज़मीनें कानूनी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने सगे बेटे ज़ाफ़रान के नाम कर दी थी। मेरी रूह कांप उठती जब मैं वो सफ़ात पढ़ता जहाँ अब्बू ने अपनी बेबसी का तज़किरा किया था। आज मेरे अपने ही पाले हुए बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। अबू की ये तहरीर मेरे दिल पर आरी की तरह चल रही थी। जिस भाई ने मुझे बीमारी में डॉक्टर के पास ले जाने से इनकार किया, जिसने नई गाड़ी खरीद ली मगर मेरे लिए दवा के पैसे नहीं निकाले, वो दरअसल एक कातिल था जिसने अपने मोहसिन के एहसानों का बदला खून से दिया था। बीमारी के बावजूद मेरे अंदर एक ऐबी ताकत आ गई थी। मैंने वो तमाम कागजात समेटे और शहर के सबसे मोतबर वकील, जो अब्बू के पुराने दोस्त भी थे, उनके पास पहुंचा। जब उन्होंने असली कागजात और अब्बू की डायरी देखी तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो इस केस को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेंगे और मुझे मेरा हक ज़रूर दिलाएंगे। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। जब अदालत के कारिंदे और पुलिस इस बंगले पर पहुंचे तो भाई और उसकी बीवी के चेहरों से रंग उड़ गया। भाई ने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, वही जेली कागजात दिखाए जो उसने मुझे दिखाए थे, मगर जब असली कागजात और अब्बू के रजिस्टर्ड वसीयतनामे के सामने उनका झूठ खुला तो उनके पास छुपने की जगह नहीं थी। अदालत ने फौरी तौर पर मकान खाली करने का हुक्म दिया और भाई को जेल साजी और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। मैं दोबारा अपने उसी घर में वापस आ गया जहां मेरी बचपन की यादें वाबस्ता थीं। मैंने उन दोनों को इसी पुराने मकान की चाबी दी जो उन्होंने मुझे दी थी। मैंने कहा, आज से तुम्हारा ठिकाना वही खंडर है, ताकि तुम्हें पता चले कि अपनों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है।
वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और अबू के कारोबार को संभाल लिया। जायदाद और पैसा दोबारा मेरे कदमों में था, मगर मैंने गुरूर को अपने करीब तक नहीं आने दिया। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो भाभी रोती हुई अंदर दाखिल हुई। उनकी हालत खैर थी, कपड़े बुसीदा थे और चेहरे पर वहशत थी। उन्होंने बताया कि भाई का एक नहायत ही हौलनाक एक्सीडेंट हुआ है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। वही भाई जो कभी गुरूर से ज़मीन पर पाँव नहीं रखता था, आज एक व्हील चेयर पर पड़ा हुआ था। उसकी दोनों टांगें काट दी गई थीं क्योंकि एक्सीडेंट में वो मुकम्मल तौर पर कुचल चुकी थीं। डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। भाभी ने रोते हुए इतराफ़ किया कि उन्होंने अब्बू को ऐसी चीज़ें दी जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई और आज उनका अपना घर उजड़ चुका था। ये अल्लाह ताला की लाठी थी जो बेआवाज़ चली, जिसने मेरे बाप की टांगों पर बैठकर उन्हें बेबस किया था। आज अल्लाह ताला ने उसकी अपनी टांगें छीन ली। जिसने मुझे बीमारी में तड़पाया था, आज वो खुद ज़िंदगी भर की मजदूरी का शिकार था। मैंने उन्हें माफ़ तो नहीं किया, मगर इंसानियत के नाते उनके इलाज के अखराजात उठाए ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी इस पछतावे और दर्द के साथ गुजार सकें कि जुल्म का अंजाम कितना इबरतनाक होता है। आज मैं अपने घर के इसी कमरे में बैठा हूँ जहाँ अब्बू बैठते थे। मेरे पास सब कुछ है, मगर मैंने एक सबक सीख लिया है कि अल्लाह ताला का इंसाफ देर से ही सही मगर आता ज़रूर है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।